हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं जो हमारे लीनियर इक्वेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था ना, उसी का पार्ट उसी में आ गए। और मैं आपको बता दूं तो हमने अब तक जो भी सॉल्यूशन किया था वो सॉल्यूशन था हमारे पास रैखिक गुणनखंडों में बदल जाने वाले, या फिर हम कहें तो रैखिक गुणनखंड हो सकने वाले जिस जो भी समीकरण आपको मिले उसके ने आपने फैक्टर जो है कर पाए। तो उस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपने पूरा का पूरा मेथड पढ़ा था। उसमें हमने सी एफ निकालना, पी आई निकालना सीख लिया था। अब हम उस तरह समीकरण ज्ञात कर रहे हैं जिसमें आप रैखिक गुणनखंडों में बदल नहीं सकते। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को not change solution of the equation in which f of d dash cannot be resolved into linear factor। तब हम क्या करेंगे, तो जो पहले वाली मेथड है, पहले वाला जो मेथड है वो काम में नहीं आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर में बदल सकते नहीं है, तो इसलिए हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, नया मेथड पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है, इसको हम लेके चलेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला वाला एग्जाम्पल है हमारा ये। तो कहें सॉल्व डी स्क्वायर माइनस के 2d डैश जेड बराबर में 0। ठीक है, मान लो कि z बराबर ए की पावर एच एस प्लस के वाई दिए हुए समीकरण का एक हल है। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा भाई, हमको पहले मानना पड़ेगा एक जेड जो है इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखो डी स्क्वायर माइनस 2d डैश है, इसका फैक्टर करो। आप किसी भी वैल्यू को लगा लो, इस तरह से फैक्टर नहीं बन पाएंगे इसके। तो मैं स्पेशली डी को जोड़ दूं, डी डैश को जोड़ दूं। ठीक है, तो इसमें फैक्टर नहीं बन सकते। अगर फैक्टर नहीं बन सकते तो आपको ये मेथड लगाना है। और अगर आपको किसी दूसरे वाले के भी फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, तब भी आप इससे सॉल्व कर सकते हो। तो हमने जब से माना कि जेड बराबर क्या है, ए की पावर एच एस प्लस के वाई, जो दिए गए समीकरण का एक हल है। तो हमारे पास हम क्या निकालना होगा, डी स्क्वायर जेड, और क्या निकालना होगा, डी डैश जेड। तो डी स्क्वायर जेड का मतलब क्या है, 2 बार अपलन जेड का। ठीक है, एक्स के सापेक्ष। तो डी स्क्वायर ऑफ ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई, ए बटा ऐसे हो जाएगा। नहीं करना था 2 बार है तो यहाँ पे डी छोड़ दो और डी के सापेक्ष कर दो, इसका एक्स के सापेक्ष कर दो। तो क्या आ जाएगा, एक्स के सापेक्ष एच आगे आ जाएगा। तो एच और ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, और दोबारा से करोगे तो वापस फिर एच आगे आ जाएगा, डी हट जाएगा, ए एच स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, अब एक समीकरण हमने डी डैश के लिए, तो डी डैश जेड निकालना है। यानी आगे क्या आने वाला है, के वाई, यानी के आगे आने वाला है, ए के ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, तो इन मानों को दिए हुए समीकरण में रखने पर, ठीक है, तो जाएगा ए एच स्क्वायर माइनस 2a के ई की पावर एच एस प्लस के वाई कॉमन आ रहा है ना। यहाँ पर ए कॉमन नहीं लिया मैंने, ए एच स्क्वायर हो गया और 2 ये वाला 2 आ जाएगा 2a के ई की पावर एच एस प्लस के वाई। ठीक है,
इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो देखो आप एच स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई तो 0 बराबर होगा नहीं, ई की पावर कोई भी ऐसी टर्म नहीं होती जो 0 बराबर हो जाए। ठीक है, ई की पावर में आप कोई सी टर्म रख लो वो कभी भी 0 बराबर नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले रहे हैं, एच स्क्वायर माइनस के, ये तो कॉमन आ चुका है तो 2 क्या हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। अब एच का मान के पदों में निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2k, तो k बराबर हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो दिए हुए समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, बस मान निकालना है सही, एच का मान निकाल लिया, वो मान उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण में रख देंगे मेन में। ठीक है, जेड बराबर में, हल तो हमें बस ये जेड है ना, हल में रख दो, जेड बराबर क्या हो जाएगा, के की जगह पर एच का मान आ जाएगा ए ई की पावर एच एक्स प्लस के की जगह पर एच स्क्वायर बाई 2 एंड बाई। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास हो गया स्थिर अचर, जहाँ पे ए क्या स्थिर अचर है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि एच के हर मान के लिए जो ग्रोथ हल है वो एच के प्रत्येक मान के लिए इसमें संतुष्ट करेगा, तो व्यापक हल भी इसका ये बन जाएगा। ठीक है, जहां ए क्या है तथा एच स्वेच्छ अचर है, क्योंकि उपयुक्त हल एच के हर मान के लिए दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो इसका व्यापक हल होगा, तो जेड बराबर समीशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 और वाई। ठीक है, ध्यान रखना कि आपको सिर्फ हल निकालना है। हल आपने एक बार क्या मान लिया, ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई मानना था, के का मान निकाला हमने, यहाँ पे क्या आया एच स्क्वायर बाई 2। फिर अब ऐसे ही और हल निकालते जाओगे, एच का मान 1 2 3 4 जो भी रखते जाओगे सारे सारे क्या हो जाएंगे, इसके हल बन जाएंगे। तो उन हलों को एक साथ मिलाकर लिखने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, समीशन का साइन लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया, समीशन का साइन। इससे क्या हो गया, ये व्यापक हल बन गया, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम इसमें, एग्जाम्पल नंबर 2। मान आ गई हमारे पास जेड बराबर ए की पावर एच एस प्लस के वाई, माना तो हमको वही चीज है। ठीक है, सवाल कैसा भी हो जिसके अंदर हल नहीं निकल सकते हो। यहाँ पे देखो आप डी स्क्वायर है प्लस डी डेश स्क्वायर, इसको ब्रेक करके करेंगे तो वो फैक्टर फॉर्म नहीं निकल पाएगी, एन स्क्वायर वाई टर्म है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे करके देख लीजिए। अब आपको क्या कर सकते हैं, डी डैश का स्क्वायर है, इसमें आप क्या जोड़ें, 2d डैश स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर करें। ठीक है, माइनस के एन स्क्वायर करें, या इसको भी कुछ जोड़ें। आप कुछ भी कर लो प्रॉपरली, अब देखो एन अटकेगा, एन दोनों में आ सकता नहीं है। ठीक है, फिर एन लगाओ बीच में, तब भी फॉर्म नहीं बनेगी। तो आपको फैक्टर फॉर्म में नहीं मिल रहा, तो आप इस तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, मानते हुए जेड का मान ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई।
दिए हुए समीकरण का एक हल है। ठीक है, डी स्क्वायर जेड बराबर ए की पावर ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर जेड होगा, डी स्क्वायर टू जेड होगा की पावर एच एक्स प्लस के वाई। और सेम काम यहाँ पर डी डैश स्क्वायर जेड करे अगर, तो यहाँ पर जो है वाई का जो गुणांक है के, वो आगे आएगा दो बार, एक बार करोगे तो के आएगा, फिर दो बार करोगे तो के स्क्वायर बन जाएगा। तो ए के स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इन समीकरण में रख देते हैं मानों को, समीकरण में मानों को रखने पर क्या हो जाएगा, ए एच स्क्वायर ई की पावर एच प्लस के वाई प्लस ए के स्क्वायर, ठीक है, की पावर एच एस प्लस के वाई माइनस के एन स्क्वायर। और एन स्क्वायर के साथ भी जेड आएगा तो ई की पावर एच एस प्लस के वाई आ जाएगा, पावर में आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ई पावर एच एस प्लस के वाई तो कॉमन आ रहा है, तो ए एच स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर, ये सब की सब जो टर्म मार्फत बनी है बाहर में कॉमन आ जाएगा, ए की पावर एच एस प्लस के वाई बराबर में कर जाएगा 0। क्योंकि आप जानते हो कि की पावर एच एक्स प्लस के वाई जो है वो कभी भी 0 बराबर नहीं होती है, होती है क्या, कभी 0 बराबर नहीं होती है। तो ये हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर, 0 बराबर है तो ये नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 बराबर कौन होगा, ये जब ई पावर एच प्लस के वाई नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ए से मल्टीप्लाई होने पर भी क्या हो जाएगी, वो नॉन 0 हो जाएगी। ये टर्म है बाकी बची वो 0 हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू में एन स्क्वायर। ठीक है, और इस समीकरण जो आपके पास बनी है, समीकरण में हम कह रहे हैं कि एच जो है और जो वाई है, सॉरी के है, उसको साइन अल्फा कॉस अल्फा से व्यक्त करें तभी ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, अल्फा के प्रत्येक मान के लिए संबंध एक को संतुष्ट करता है। समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए, तथा के को एन साइन अल्फा ले सकते हैं, क्योंकि यह अल्फा के प्रत्येक मान के लिए हमारे पास क्या है, संबंध एक को संतुष्ट करता है। समीकरण नंबर जो एक हमारे पास एक को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, तो दिए हुए समीकरण व्यापक हल क्या हो जाएगा, दिए हुए समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, तो जेड का मान दो, जेड बराबर क्या है, कि एच का मान और के का मान होगा, तो उसमें ए की पावर एन एक्स कॉस अल्फा प्लस एन वाई कॉस साइन अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, एच को एन से और कैसे से ले सकते हैं, तभी तो यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर होगा। आप देखो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एन स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा, तो आएगा बस क्या एन स्क्वायर आएगा। अगर इसको हम गायब कर देते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका व्यापक हल, और इतना ही हम यहाँ पे इसको बराबर करोगे, मानोगे अल्फा के अलावा मानोगे तो सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी इसको। तो अधिक व्यापक हल जो है इसका वो क्या हो जाएगा, अधिक व्यापक हल। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, समीशन ए ई की पावर एन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया होगा आपको। इस तरह सवाल करने हैं आपको, जिसके अंदर फैक्टर नहीं बनते हैं उसमें इस तरह सवाल करने हैं। बाकी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट और भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आप इसको यहाँ तक समझ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।